लेकिन संदीप भाई मैं आपके पास आता हूँ। कमाल पाशा साहब ने बहुत डिटेल में बता दिया हमें। लेकिन एक जो सामान्य प्रश्न है कि भाई जो G7 है वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज और साथ-साथ जो इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था के मामले में आगे हैं, अग्रणी हैं, उन लोगों का सम्मेलन है और उसमें डेमोक्रेसी पे बात करते हैं, डेमोक्रेसी भी से भी ज़्यादा वो बात करते हैं आर्थिक मामलों पर कि कैसे अगर मंदी है तो मंदी से कैसे निकला जाए, कैसे और हम तरक्की करें, कैसे और बेहतर व्यापार करें। जो पाशा साहब ने कहा कि जो ट्रम्प है उनके लिए टैरिफ और व्यापार सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी सब पीछे है। वैसी स्थिति में मोदी जी जा रहे हैं, तो मोदी जी क्या आपको लग रहा है कि वो उनकी कोई बात सुनी जाएगी और सुनी जाएगी तो कौन-सी बात मोदी जी रखेंगे? क्या टैरिफ पे बात करेंगे? क्या अर्थव्यवस्था पे बात करेंगे? या डेमोक्रेसी पे बात करेंगे? या आतंकवाद पे बात करें तो आतंकवाद पे बात करें? क्या बात करेंगे मोदी जी? अगर आप कल्पना कर सकते हैं तो क्या कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? क्या बात करेंगे मोदी? तीनों मसलों पर? जी, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। कारण ये है कि अर्थव्यवस्था के लिए राहुल गांधी ने कल ट्वीट किया था कि मोबाइल जितने भी भारत में लोग खरीदते हैं उसमें 7% की गिरावट है। दोपहिया जो खरीदते हैं उसमें अच्छी खासी गिरावट है, 18% के आसपास। कार खरीदने वालों की 8-9% गिरावट है। इकोनॉमी की हालत खस्ता है, आंकड़े क्लियर नहीं है। भारत जैसा बड़ा देश जनगणना नहीं करा पा रहा है। जातिगत जनगणना तो छोड़ दीजिए, वो दूसरी बात है। जनगणना जो कि बेसिक मामला है किसी भी तरह के आंकड़ों को इकट्ठा करने का, वो भारत नहीं कर पाया। वो 2021 में करना था, 25 हो गया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि देश में जो आंकड़े दिए जा रहे हैं या आंकड़ों का खेल चल रहा है वो कितना मैनिपुलेटेड है। G7 बेसिकली यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान का एक संगठन है जिसमें 2019 से भारत को बुलाया जाता रहा है। अब एक्चुअली क्या है कि इसमें वर्ल्ड बैंक, IMF और यूएन के लोग भी रहते हैं। तो एक्चुअली भारत क्या बात करेगा? डेमोक्रेसी की हालत आप देख ही रहे हैं कि लगातार आरोप लगते हैं। और चाहे वो कोई भी संस्था हो, लोग तो मजाक में कह रहे हैं कि अगर ईडी का जो कार्य क्षेत्र है वो अगर अमेरिका होता तो वहां भी छापे पड़ चुके होते। लोग मजाक कर रहे हैं। अब देखिए, हर तरह से चाहे यहाँ कोई भी संस्था हो, जिस तरह से जो चीजें चल रही हैं वो किसी भी क्षेत्र में कोई भी मामला ऐसा नहीं दिखता है पिछले 10-12 सालों में जो कुछ खास कर पाया हो। जो भी इकोनॉमी में ग्रोथ दिख रहा है वो यहाँ के यहाँ के लोगों की वजह से है जो काम कर रहे हैं लगातार। लेकिन भारत में चाहे वो डेमोक्रेसी की हालत हो, वैसे तो पूरी दुनिया में हमारे जो साथी बोल रहे थे शुरू में वो सही कह रहे थे कि कहने को ये लोग लिबरल डेमोक्रेसी है, अपने को क्लेम करते हैं दुनिया में। हर कोई अपने को बहुत अच्छा और पवित्र दिखाने का, मैंने अपने को बहुत बेहतर दिखाने का, प्रोजेक्ट करने का की कोशिश करता है। लेकिन यूएस की क्या हालत है, उसके जो इंटरनल मैटर्स हैं वो हम सभी जानते हैं। कैसे व्हाइट सुप्रीमेसी को मैंने एक तरह से तुष्ट करके ट्रम्प खुद पावर में आए हैं। वही पूरी दुनिया में चल रहा है। यूरोप भी उसी से है ग्रसित। यूरोप में सारी चीजें चल रही हैं। तो एक्चुअली सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यही बन जाता है कि आप कितने पीसफुल हैं आप। मैंने भारत का तो इतना खराब हाल है कि उसकी हमको जो दिख रहा है उससे भी बहुत बुरा हाल है। कारण ये है कि यहाँ कुछ क्रोनी कैपिटलिस्ट जो है वो देश को संभाल रहे हैं और प्रधानमंत्री नैरेटिव बनाने का काम कर रहे हैं, केवल चुनाव की रैलियां करते हैं। एक आंकड़ा, चाहे वो गलत हो या सही हो, वो घूम रहा है सोशल मीडिया पर कि 646 रैलियां कर चुके हैं राजनीतिक प्रधानमंत्री, जबकि मनमोहन सिंह ने अपने पूरे कार्यकाल में 2 टर्म रहे वो पीएम, 4 रैलियां की थी राजनीतिक। तो प्रधानमंत्री कम और प्रचार मंत्री ज्यादा लगते हैं। हिंदू मुसलमान का नैरेटिव हर मामले में है। कुछ भी होता है तो उसको दूसरा रंग दिया जाता है। अब जैसे देखिए कि भारत पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट था 3 दिन चला, उसको भी इनकी पार्टी के लोगों ने एक रिलीजियस टर्न देने की कोशिश की। इनके एक मंत्री ने मध्य प्रदेश में जिस तरह का कमेंट किया। तो कुल मिला के भारत, जो आपका सवाल था उस पर मैं वापस लौटता हूँ, भारत क्या बात करेगा? आतंकवाद पर आज तक पुलवामा और पहलगांव के लोग गिरफ्तार नहीं हुए, कुछ उस पर कुछ पता नहीं चला। और पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो भी आधी अधूरी है। डेमोक्रेसी की हालत आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से नेता विपक्ष को डराया जाता है, धमकाया जाता है। मतलब ईडी ने जितने भी 7,008
जांच की है अब तक 2014 से लेकर, उसमें केवल 43 मामलों में सजा हुई है, जिसमें 3 में लोग बरी हुए हैं, 40 में सजा हुई है। मतलब करीब करीब 0.60% कुछ ऐसे बताया जाता है। अदरवाइज 95% मामलों में वो विपक्ष के नेताओं के घरों पर केवल छापे पड़े। तो ईडी या फिर जो भारत की संस्थाएं हैं, उनको तो एक टूल बना लिया गया है डराने और धमकाने का। महाराष्ट्र के चुनाव पर आज ही राहुल गांधी ने संपादकीय लिखा है। जिस तरह की चुनाव में धांधलियों की बात निकल के आई है, अब नहीं लगता कि भारत में लोकतंत्र कोई बचा हुआ है। तो लोकतंत्र हो, आर्थिक स्थिति आप देख ही रहे हैं भारत की, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी की भी ठीक से जांच होगी तो उसका भी गुब्बारा फूट सकता है। बहरहाल कि हम कह रहे हैं कि चौथी इकोनॉमी बन गए, वहां के जी कनाडा के प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि ये 5वीं इकोनॉमी। जी जी। अब तो जो भी है, देखिए जापान 12 करोड़ की आबादी है, भारत उससे 12 गुना बड़ा है। पर कैपिटा इनकम जो है भारत की, जापान की देखिए कितना आगे है, छोटा सा देश है। अब आप उससे अपना कंपेयर कर रहे हैं तो ये आपकी दिखाता है कि कितनी आगे की कमी है आप में, कितनी दिक्कतें हैं आपके साथ, कितना आप आत्ममुक्त रहना चाहते हैं। तो आत्ममुक्ता से बाहर निकलना होगा। तो ये एक ऐसा पोस्ट ट्रुथ का एज है ना धनंजय जी, जहां जो सच है और जो झूठ है उसकी जो बाउंड्री है ना, उसको ब्लर कर दिया गया, उसको धुंधला कर दिया गया। हिटलर कहता था ना कि एक झूठ को 100 बार बोलो, अपने को खुद से कहो कि हम राष्ट्रवादी हैं, और जो राष्ट्रवादी है उसको देशद्रोही कहो। वो धीरे धीरे एक ऐसी कंडीशनिंग हो जाएगी कि लोग मानने लगते हैं। और खास करके भारत जैसे देश में, जहां आजादी के 75 साल बाद अभी भी जो लिटरेसी रेट है, जो जेन्युइन लिटरेसी है, वो काफी कम है, 50% है नॉर्थ इंडिया में। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के इनके नैरेटिव्स का फलना फूलना मुझे तो लगता है जारी रहेगा। और ये क्या बोलेंगे, कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई कंस्ट्रक्टिव नैरेटिव ही नहीं है। उस कंस्ट्रक्टिव नैरेटिव के लिए पीस और प्रोग्रेस बहुत ही जरूरी है, जो इनके एजेंडे में है ही नहीं। कह रहे हैं, मैं आता हूं संदीप भाई आपके पास। जो पाशा साहब कह रहे हैं कि जिस तरीके से कनाडा में भारत के खिलाफ खालिस्तान के समर्थन में बातें हो रही हैं, ट्रूडो नहीं रोक पाए, ये भी नहीं रोक पाएंगे, ये साफ साफ पाशा साहब बता रहे हैं। दूसरी तरफ जो है, अमेरिका जो चाह रहा है कि भैया भारत, तुम न रूस के साथ हो न चीन के साथ हो, इधर रहना तो रहो, नहीं तो हम ऐसे ही कूटते रहेंगे। तीसरी तरफ है कि पाकिस्तान को कुछ नहीं बोल रहा है वो। पाकिस्तान चीन के साथ मस्त है, चीन जो कह रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है। बावजूद इसके पाकिस्तान को आईएमएफ लोन दे देता है, पाकिस्तान को यूएन में जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, और पाकिस्तान को एक तरह से कहिए इनाम दे दिया जा रहा है। ट्रंप अगर भारत को गालियां दे रहे हैं तो पाकिस्तान को इनाम दे रहे हैं, वो ट्रंप ही कर रहे हैं, आईएमएफ हो चाहे ये भी यूएन का मामला। ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि मोदी जी चौतरफा घिर गए हैं अंतरराष्ट्रीय मंच पे अपनी बेवकूफाना विदेश नीति की वजह से, या कहिए फ्लॉप विदेश नीति की वजह से, और अब जो है घर में घिरने से बचने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं कि चलो G7 तो हमको बुला लिया, अब हमारा कम से कम काम बच जाए? या आपको लग रहा है कि अडानी वाले प्रोसेस में भी इतना फंस गए हैं वो कि उनकी मजबूरी है कि चाहे जैसे हो, ट्रंप साहब आप मुझे बचा लीजिए, इस भाव में है इसलिए वैसा जा रहे हैं? क्या हम समझे यहाँ से? क्योंकि जो दिख रहा है अभी हमें, वो बहुत विद्रूप और बहुत खराब दिख रहा है, अपमानजनक दिख रहा है। देखिए एकदम सही बात कही हमारे साथी ने कि वो जो कनाडा में जो सेंटिमेंट्स है वहां पे एंटी, मैंने वो जो खालिस्तान की मांग को लेके, उतना तो कहीं जो वो मूवमेंट है वहां, और चाहे वहां कोई भी सरकार हो, वो उसको इग्नोर नहीं कर सकती। अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वो अपने को, सिखों को साथ रखना चाहती है, और वहां वो सेंटिमेंट बहुत ही हावी है। तो अच्छा, ये जो भारत की विदेश नीति रही है, ये सब इसकी फेलियर्स का नतीजा है। अब आप देखिए कि जिस तरह से रूस यूक्रेन वार में भारत ने अपने को एक तरह से उसको टैकल किया है, वो बहुत ही एक खराब मामला था। तो एक्चुअली क्या है कि एकदम सही, मैं इस बात को मैं भी ये समझ रहा था, और ये लोग भी समझ रहे हैं इस देश के, कि आप अमेरिका के जाल में फंस चुके हैं। हालांकि ट्रंप जो है वैसे वन बिग ब्यूटीफुल बिल को लेके बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं, और कई तरह के व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं। उनका जो दोस्त जिसने उनको चुनाव जिताने के लिए, एलन मस्क ने बहुत पैसे खर्च किए थे और बहुत उनको सपोर्ट किया था हर तरह का, वो बहुत मुखर हो चुका है उनके व्यक्तिगत संबंधों को लेके, पर्सनल बातों को लेके वो हमला कर रहा है। ट्रंप ने भी उनको धमकी दी है। तो चूंकि अभी ट्रंप थोड़ा सा खुद ही गिर गए हैं अपने ही
वो अपने जाल में फंस गए हैं। तो इससे थोड़ा सा भारत को राहत हो सकती है। अदरवाइज ट्रंप ने कोई रास्ता छोड़ा नहीं था और भारत ने ट्रंप की हर शर्त पर हामी भरी। मजबूरी नहीं सही, क्योंकि ये भी एक, इसको समझने की जरूरत नहीं, आप जैसे भी समझिए। देखिए, कहीं ना कहीं ये मामला तो है ही कि जो केस दर्ज हुआ है न्यूयॉर्क में अडानी के खिलाफ, उस पर भारत में कार्रवाई तो दूर की बात है, उस पर चर्चा नहीं होने दी गई। उस पर पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हुई। आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में जब उस पर बात करने की कोशिश हुई तो विपक्ष के दलों में एक हल्की फुल्की दरार सी दिखने लगी, क्योंकि उस पर बात किया गया, पूरी ऊर्जा झोंक दी गई अपनी सत्ता पक्ष ने। तो कुल मिला के एक्चुअली नियत ही नहीं है कि भारत को इस तरह के मुद्दों में ईमानदारी से मदद की जाए, भारत में आर्थिक सुधार किए जाए, डेमोक्रेसी को बेहतर किया जाए, विदेश नीति को बेहतर किया जाए। नियत है कुल मिला के अपने जो क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं उनको मजबूत किया जाए, उनको मजबूत करके जो चुनाव हैं उनको कैसे भी जीतते रहा जाए और सत्ता में रहा जाए। तो मैंने यही मसला है जी।